4 अक्टूबर 2019 केरल के छोटे से कोडाथाई गांव में एक चर्च की सिमेट्री के बाहर आज भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि पुलिस फोर्स, मेडिकल टीम और मीडिया की मौजूदगी में वहां पे कब्रों की खुदाई चल रही थी। वो भी एक या दो नहीं बल्कि 6 कब्रों की। ये सभी 6 कब्रें गांव के वेल रिस्पेक्टेड एंड हाईली एजुकेटेड ओनामट्टम फैमिली से थी। ये सभी डेथ्स 2002 से लेकर 2016 के बीच हुई थी और कब्रों का खोदा जाना वहां की धार्मिक आस्था के खिलाफ था, इसीलिए वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इसकी शुरुआत उन्हीं की एक फैमिली मेंबर की रिक्वेस्ट पे हुई थी, जिनके अकॉर्डिंग ये सभी डेथ्स नेचुरल नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर थे, क्योंकि उनमें से एक फैमिली मेंबर रॉय की ऑटोप्सी में साइनाइड पॉइजन ट्रेस हुआ था। सरप्राइजिंगली शक के आधार पर इसी घर की बहू और रॉय की वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि एनआईटी में एक प्रोफेसर थी एंड 2 बच्चों की मां थी। एक रेपुटेड कॉलेज की प्रोफेसर, एक हाईली एजुकेटेड फैमिली की बहू एंड एक रिस्पेक्टेड सोसाइटी की महिला की ऐसे केस में हुई गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया था। बट क्या सच में इन 14 सालों में हुई इन सभी 6 डेथ्स के पीछे जॉली का हाथ था? और अगर था तो ये केस इतना लेट क्यों दर्ज हुआ कि कब्रों को खुदवाने की नौबत आ गई? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो कि नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री में भी नहीं उठाए गए। वेलकम टू द शो। माय नेम इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ जॉली जोसेफ। कोडाथाई के ओनट्टम फैमिली में अन्ना थॉमस, जो कि एक स्कूल टीचर, और उनके पति टॉम थॉमस, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रॉय, रोजो एंड रेंजी। इनकी फैमिली में करियर और एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सबसे बड़ा बेटा रॉय, जो केरल में अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, वो पहली बार जॉली से अपने मामा मैथ्यू मेंचार्डियल की पार्टी में मिला था। जॉली रॉय के मामा मैथ्यू के साले की बेटी थी। वहीं से रॉय और जॉली के बीच अफेयर शुरू हुआ। जॉली एक किसान परिवार से थी, इसीलिए दोनों की फैमिलीज में काफी ज्यादा डिफरेंस था। और तो और जॉली और रॉय एक दूसरे के रिलेटिव्स लगते थे, इसलिए रॉय के फादर टॉम थॉमस को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन रॉय जॉली के लिए काफी ज्यादा सीरियस था। उसने अपने फादर को बताया कि जॉली काफी पढ़ी लिखी है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। फाइनली रॉय के घर वाले मान गए और 1997 में रॉय और जॉली की शादी हो गई। शादी के बाद जॉली ने धीरे धीरे सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। उसे हर कोई पसंद करता था और वो काफी रिलीजियस भी थी। वो रोज चर्च जाती थी और सोशल वर्क में भी काफी इन्वॉल्व थी। आस पड़ोस में भी हर कोई उसकी बहुत तारीफ करता था। सिंस वो पढ़ी लिखी थी तो उसकी सास अनम्मा ने उस पर जॉब करने का प्रेशर डाला, लेकिन जॉली को घर पे रह के घर संभालना ज्यादा पसंद था। अनम्मा का जॉब के लिए बार बार प्रेशर डालना जॉली को पसंद नहीं था और इसीलिए घर में कलेश शुरू हो गया था। साल 2002 एक दिन घर पे सभी लोग इकट्ठा थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तभी रॉय की बहन रेंजी जोर से चिल्लाई, अम्मा गिर गई हैं। सभी लोग भागकर उनके कमरे में पहुंचे। उनका चेहरा लाल पड़ गया था, बॉडी ऐंठने लगी थी, मानो उनका दम घुट रहा हो। सभी लोग उनको लेकर अस्पताल भागे, लेकिन हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अनम्मा को ओल्ड एज की वजह से और भी हेल्थ इश्यूज थे, इसीलिए डॉक्टर ने हेरिडेटरी स्ट्रोक को डेथ ऑफ कॉज बताया। पूरा परिवार शॉक था और गांव सदमे में। एज पर रेंजी, उसने नोटिस किया कि अनम्मा की डेथ के बाद जॉली में काफी बदलाव आ गया था। उसने अनम्मा की ही तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। वहीं जॉली को समझ आ गया था कि अगर उसे भी समाज में अनम्मा जैसी इज्जत चाहिए तो उसे भी टीचर की जॉब करनी पड़ेगी। एक दिन जॉली ने अपने फादर इन लॉ को बताया कि उसकी एनआईटी कैलिकट में 40,000 पर मंथ की सैलरी पे एज अ गेस्ट लेक्चरर जॉब लग गई है। एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब लगने से जॉली की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ समय बाद एमएस मैथ्यू, जो जॉली की सास का भतीजा और रॉय का ममेरा भाई था, उसका घर पर आना जाना काफी बढ़ गया था। एमएस मैथ्यू ज्वेलरी शॉप में एक सेल्समैन और जॉली का काफी अच्छा दोस्त बन गया था। जॉली की एमएस मैथ्यू से बढ़ती नजदीकियों से उसके फादर इन लॉ टॉम काफी ज्यादा नाराज थे। उन्होंने जॉली को उससे मिलने के लिए मना भी किया, लेकिन फिर भी जॉली चोरी छुपे उससे मिलती थी। साल 2008 टॉम हर शाम एनर्जी के लिए एक मशरूम कैप्सूल खाते थे, लेकिन इस बार उन्हें वो खाते ही घबराहट और बेचैनी होने लगी और वो वॉश बेसिन के सामने गिर गए। जॉली ने जल्दी से पड़ोसियों की हेल्प से टॉम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के कुछ देर बाद ही टॉम की डेथ हो गई। डॉक्टर ने इसका रीजन भी हार्ट अटैक बताया, इसीलिए किसी ने भी ऑटोप्सी की डिमांड नहीं की। अनम्मा और टॉम की डेथ के बीच में 6 साल का डिफरेंस था और इसीलिए किसी को भी इसमें मर्डर का एंगल नहीं दिखा। टॉम की डेथ को 2 साल बीत गए और अचानक से रॉय को अपने बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस भी होने लगा था। अचानक एक दिन रॉय अपनी वाइफ जॉली के साथ रेजी और रोजो के पास वसीयत के पेपर लेके पहुंचा। उस वसीयत के अकॉर्डिंग टॉम थॉमस ने अपनी सारी जमीन अपने बड़े बेटे रॉय और अपनी बहू जॉली के नाम कर दी थी। गौर से देखने पर रेजी ने पाया कि उस पे ना ही तो कोई स्टैम्प पेपर्स लगे हुए और ना ही किसी विटनेस के साइन है। सवाल उठाने पे रॉय और जॉली वहां से बिना कुछ कहे चले गए
और रेंजी ने उस विल की कॉपी अपने पास रख ली। एक दिन रोजो का कॉल रेजी के पास जाता और वो कहता है कि जॉली भाई यानी कि रॉय से डिवोर्स लेना चाहती है। शायद जॉली की एमएस मैथ्यू से बढ़ती नजदीकियां और रॉय का डाउनफॉल इस डिमांड का कारण रहा हो। 30 सितंबर 2011 रोज की तरह जॉली ने आज भी रॉय के लिए डिनर बनाया था। डिनर करने के तुरंत बाद रॉय को एकदम से बेचैनी सी शुरू हुई। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा और उसने अंदर से गेट लॉक कर लिया। जॉली के बार बार बुलाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने अपने पड़ोसी से हेल्प मांगी और जब पड़ोसी ने दरवाजा खोलकर देखा तो रॉय फर्श पे पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तब तक रॉय के मामा एमएस मैथ्यू भी वहां पहुंच चुके थे और वो उसे जल्दी से लेके हॉस्पिटल भागे, लेकिन अपने पिता की ही तरह रॉय ने भी अपना दम तोड़ दिया था। 10 साल के अंदर हुई ये तीसरी डेथ थी। सब शॉक थे। रॉय की डेथ से अंकल मैथ्यू के मन में डाउट पैदा हुआ, जिससे उन्होंने पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया। लेकिन जॉली ने उस पर यह आर्गुमेंट दिया कि अब तो वो जा चुका है तो पोस्टमार्टम कराने से क्या फायदा। लेकिन अंकल मैथ्यू माने नहीं और उन्होंने जोर डालकर पोस्टमार्टम करवा ही दिया। अंकल मैथ्यू का शक सही निकला और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजनिंग आया। ये अब तक हुई सभी डेथ्स में पहला मामला था जहां पे कॉज ऑफ डेथ अलग निकल गया और वो भी तब जब पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं जॉली ने बताया कि रॉय के ऊपर लाखों का कर्जा था, जिस वजह से उसने साइनाइड खा के सुसाइड कर लिया और यही रीजन देकर उसने आगे की इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी। सिंस वाइफ ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए किसी ने इस पर जोर नहीं डाला और सब ने इसे सुसाइड मान लिया। सरप्राइजिंगली टॉक्सिकोलॉजी का एक प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी केस में कॉज ऑफ डेथ साइनाइड आए तो उसे एज अ मर्डर केस ही ट्रीट किया जाना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस सब के बाद भी जांच एजेंसी ने इस मामले की तह तक जाने का प्रयास ही नहीं किया। रॉय की डेथ के बस 1 साल बाद जॉली ने घर पर अपनी ओनरशिप क्लेम कर दी। उसने रोजो और रेंजी के सामने एक नई वसीयत रखी और उसमें वो सारे पेपर्स थे जो पहले वाली विल में मिसिंग थे। पहली कॉपी जब रॉय और जॉली लेकर आए थे तो वो एक सादे कागज पर थी, पर इस दूसरी कॉपी में सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। ये ऑब्वियस था कि आखिर टॉम थॉमस की डेथ के बाद ये दूसरी वसीयत पे उनके साइन कैसे आए। रेजी और रोजो को जॉली के इरादे साफ दिख रहे थे, इसलिए दोनों जॉली के अगेंस्ट खड़े हो गए। रेजी के पास वसीयत की पहली कॉपी ऑलरेडी थी। उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलाया और उनके सामने दोनों कॉपीज रखी और उससे क्लियर हो गया कि विल के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। इसी बिहाफ पर रोजो ने पंचायत ऑफिस जाकर जॉली की ओनरशिप कैंसिल करा दी। जॉली जेल चली जाएगी तो उसके बच्चों का क्या होगा, यही सोचकर दोनों ने जॉली को माफ कर दिया। मेरा मानना है कि किसी की गलतियों को माफ करना एक टाइम के बाद महंगा पड़ जाता है। अंकल जॉय, अंकल मैथ्यू, रेजी और रोजो तीनों के अंदर जॉली को लेके एक जैसे थॉट्स थे। अंकल मैथ्यू ने यहाँ तक जॉली उसके और एमएस मैथ्यू के अफेयर को लेके वार्निंग भी दी थी, पर मुझे समझ नहीं आया कि फिर भी अंकल मैथ्यू जॉली से क्यों अपने रिश्ते बनाए हुए थे, क्यों उससे मिलने जाते थे। क्योंकि अगर आप किसी की नेगेटिविटी से परिचित हो तो ऑफ कोर्स आप उससे दूर रहोगे। 1 मई 2014 जॉली ने कॉल करके रेंजी को बताया कि वो हॉस्पिटल से बोल रही है और मैथ्यू अंकल अब नहीं रहे। रेंजी शॉक थी क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसकी अंकल मैथ्यू से बात हुई थी। पिछली 3 मौतों की तरह ही इस डेथ का भी रीजन हार्ट अटैक था और एक खबर जो निकल के आई थी कि अंकल मैथ्यू की डेथ से पहले जॉली ही वो लास्ट पर्सन थी जो उनसे मिलकर आई थी और उस वक्त वो अपने घर पर अकेले थे और तो और जॉली ने ही उनकी डेथ की खबर सबको कॉल करके दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है अब भी किसी फैमिली मेंबर ने पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं की, ना ही ओनामट्टम फैमिली ने और ना ही मैथ्यू अंकल की फैमिली ने, जबकि पिछली ऑटोप्सी रिपोर्ट पे लिखा था कि कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। कुछ टाइम बाद जॉली और शाजो के बीच में एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया था। शाजो रॉय का चचेरा भाई था और वो शादीशुदा था। उसके सिली से 2 बच्चे थे, एबल और अल्फाइन। उसी साल 2014 में एक फैमिली फंक्शन के अंदर शाजो की बेटी अल्फाइन एकदम से बीमार पड़ जाती है। सबको लगा कि उसके गले में खाना अटक गया है। सब एकदम से हॉस्पिटल की तरफ भागे। उसे वेंटिलेटर पे रखा गया और अनफॉर्चुनेटली अल्फाइन ने अपना दम तोड़ दिया। सबकी नज़र में ये एक एक्सीडेंट था और इस केस में भी किसी ने पोस्टमार्टम कराने की डिमांड नहीं की। अल्फाइन की मौत के बाद सिली, जो शाजो की वाइफ और अल्फाइन की मदर थी, वो काफ़ी डिप्रेस थी और इसी दौरान वो जॉली के काफ़ी करीब आ गई थी। 11 जनवरी 2016 हमसरी डेंटल क्लिनिक। सिली और शाजो के साथ जॉली भी क्लिनिक के बाहर वेट कर रही थी। एकदम से सिली को झटके पड़ने लगे, उसका दम उखड़ने लगा और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची
सिली ने भी अपना दम तोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस इंसिडेंट के थोड़ी देर पहले जॉली ने सिली को भी वही एनर्जी टैबलेट्स दी थी जो उसके फादर इन लॉ टॉम थॉमस लिया करते थे, और इनमें उसने पहले से ही साइनाइड मिला रखा था। हैरानी की बात यह थी कि इस बार डॉक्टर्स ने सिली की पोस्टमार्टम कराने पे जोर दिया, लेकिन वहीं उसके हस्बैंड शाजू ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे परिवार में ये सब नहीं होता। शाजू का ये स्टेटमेंट क्या इशारा कर रहा था? क्या वो भी जॉली के इस प्लान में मिला हुआ था? सिली के फ्यूनरल में सारी अरेंजमेंट्स जॉली ही कर रही थी। रेजी ने नोटिस किया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफी ज्यादा चेंज आ चुका था। इट वॉज लुकिंग लाइक दैट शी वॉज हैप्पी। रेजी के मन में एक सवाल आने लगा कि कहीं इन सारी डेथ्स के पीछे कहीं जॉली का ही तो हाथ नहीं, लेकिन इतने बड़े क्लेम को प्रूफ करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं। साल 2017, सिली की डेथ को 1 साल ही हुए थे कि जॉली और रोजो ने शादी कर ली, और इस इंसिडेंट से रेजी का शक और ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने रोजो से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और यहाँ से सच की परत खुलनी शुरू हुई। रेजी ने नोटिस किया कि रॉय की डेथ का टाइम रात 11:20 था। सिंस साइनाइड एक ऐसा पॉइजन होता है जो बॉडी में जाते ही असर करने लगता है, और एज पर रिपोर्ट्स रॉय की बॉडी में खाना पचा ही नहीं था। चावल और चने की सब्जी, वही जो जॉली ने रात को खाने में खिलाया था, यानी कि पॉइजन डिनर के थ्रू ही गया था। इट वॉज क्लियर कि जॉली ने झूठ बोला था और उसने ही डिनर में साइनाइड मिला के दिया था। रेंजी कुछ पुलिस ऑफिसर्स से मिली और उन्हें अपनी सारी थ्योरीज, डाउट और स्पेक्यूलेशंस बताए। पुलिस ने 10 लोगों की अपनी एक टीम बनाई और सबसे पहले NIT कैलिकट गई, जहां पर उन्हें ये जान के शॉक लगा कि वहां जॉली नाम का कोई भी स्टाफ नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगी, पुलिस को पता लगा कि जॉली सिर्फ 12th पास थी और उसके सारे सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट फेक थे। खुद को फंसता देख ये सब रोकने के लिए जॉली ने रेजी को धमकाया भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। पुलिस को सारी ग्रेव्स खोदने और उनकी जांच करने की परमिशन मिल गई, बट अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी थे। रेजी और रोजो को रोकने के लिए पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो गया था। उन्होंने मिलकर इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी, क्योंकि उनके रिलीजन में इन ग्रेव्स को खोदना काफ़ी बड़ा ऑफेंस था। बट दोनों अब पीछे नहीं हटने वाले थे। दूसरा चैलेंज ये था कि ग्रेव्स अब काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, तो ये श्योर नहीं था कि केमिकल एनालिसिस में साइनाइड के ट्रेसेस मिलेंगे या नहीं, क्योंकि सिर्फ 90 मिलीग्राम ही साइनाइड काफ़ी होता है किसी की जान लेने के लिए। फाइनली रिपोर्ट्स बाहर आई। 6 में से 4 बॉडीज में साइनाइड पॉइजनिंग नेगेटिव थी, लेकिन रॉय और सिली की बॉडी में साइनाइड पॉजिटिव था। साल 2019, जॉली को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया और जॉली को साइनाइड जुर्म में पुलिस ने MS मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया। शाजू जॉली के डिफेंस में सामने आया, वहीं रेजी जॉली के दोनों बच्चों को लेके घर चली गई। 6 मर्डर चार्जेस, 263 गवाहों के साथ 6 मार्च 2023 को ये केस शुरू हो गया है, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। फिलहाल जॉली कोडीकोडाई के डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में है और जॉली को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। एज पर रेंजी, जब उन्होंने प्रिजन में जॉली से ये सब करने का रीज़न पूछा तो उसने कहा कि बस हो गया, मेरा क्रिमिनल माइंड है और मैं चीज़ें छुपाने में तेज़ हूँ, और बाइबल में लिखा है कि गॉड सबको माफ़ कर देते हैं, तो वो मुझे भी माफ़ कर देंगे। इस केस में काफ़ी सारे होल्स हैं। सबसे कमजोर कड़ी ये है 6 में से 5 डेथ्स में उसी वक्त पोस्टमार्टम का ना होना, जो उनके परिवार वालों ने ही डिमांड नहीं। सिर्फ रॉय का केस एक ऐसा था जहां पे पोस्टमार्टम की डिमांड की गई, और वो भी तब जब अंकल मैथ्यू ने उस पर प्रेशर डाला। लेकिन अंकल मैथ्यू के केस में पोस्टमार्टम की डिमांड क्यों नहीं की गई, जबकि उनकी डेथ भी पिछली 3 डेथ्स की तरह ही हुई थी? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अंकल मैथ्यू को जॉली पे हमेशा से शक था, तो फिर भी उन्होंने जॉली से इतने क्लोज रिलेशंस क्यों बना के रखे? जॉली का अफेयर MS मैथ्यू से था और ये बात अंकल मैथ्यू और जॉली के फादर इन लॉ को भी पता थी, लेकिन फिर भी उसने शादी शाजो से क्यों की, और MS मैथ्यू अचानक सीन से कहाँ गायब हो गया, जबकि वो एज अ साइनाइड सप्लायर जॉली के साथ इस सीन में शामिल था? आपके हिसाब से रियल पिक्चर क्या है? क्या इन सब के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ है, या इस सीन में कोई और नाम भी है? यू कैन लेट मी नो दिस इन सेक्शन। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, शब्बा खैर।